जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th हिंदी गंगा बुक के सेकंड चैप्टर यानी क्या लिखूं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 2 बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर करवा दिया है, तो यदि अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की बिना देरी के शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त यानी सही क्यों लगते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। यानी अगर हमको टोपी टांगनी है, हैट मतलब टोपी टांगनी है, तो हम किसी भी खूंटी पर टांग सकते हैं। ठीक है ना, असली वस्तु है दोस्तों हैट यानी टोपी, खूंटी नहीं है। ठीक है, तो निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार अगर हमें टोपी टांगनी हो तो हम किसी भी खूंटी पर उसको टांग सकते हैं, क्योंकि असली चीज़ क्या है, खूंटी। असली चीज़ क्या है, हैट यानी हमारी टोपी, खूंटी नहीं है। ठीक इसी तरह निबंध में दोस्तों क्या होता है, हैट, हैट का मतलब क्या होता है, विषय यानी सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है। देखिए निबंध में क्या होता है दोस्तों, हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। तो हैट और खूंटी का भाव जो है सबसे अधिक उजागर ये करता है कि हमें अधिक से अधिक अपने भाव पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार टोपी को टांगते समय हम टोपी पर ध्यान देते हैं, ना कि खूंटी पर, इसी तरह दोस्तों हमें निबंध लिखते समय अपने भावों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि खूंटी अर्थात विषय पर। तो खूंटी किसको दर्शा रहा है, विषय को दर्शा रहा है, और हैट किसको दर्शा रहा है, हमारे भावों को दर्शा रहा है। तो सबसे अधिक किसको उजागर कर रहा है, तो विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को, क्योंकि हमें विषय से ज़्यादा अपने भावों पर वैल्यू देनी चाहिए, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भाई उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। किसमें, एक सच्चा निबंध जो होता है, एक उत्कृष्ट निबंध जो होता है दोस्तों, उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, अर्थात लेखक का वास्तविक अनुभव रहता है। लेखक ने जिंदगी में जो कुछ फील किया होता है वो उसमें लिखता है। ठीक है, उसका उल्लास रहता है उसमें। तो ये ऐसा निबंध कौन लिखते थे, तो मांटेन लिखते थे। ये मांटेन की पद्धति है ना। तो मांटेन की पद्धति जो है वो हमारे लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। तो हमारे लेखक के लिए ये मांटेन की पद्धति जो है दोस्तों, ये अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखक को अपनाने का आधार बनती है। क्यों, क्योंकि मांटेन जी कहते थे कि भाई अगर हमें निबंध लिखना है तो हमें अपने सच्चे अनुभव लिखने चाहिए, हमें रटा रटाया कुछ नहीं लिखना चाहिए, हमें किसी भी टॉपिक पर स्वतंत्र लेखन अपनाना चाहिए, है ना। तो ये लेखक के लिए क्या है दोस्तों, अनुभव आधारित स्वच्छंद यानी स्वतंत्र लेखन को अपनाने का प्रेरणा देती है। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि भाई तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल है, अर्थात जो नवयुवक बच्चे हैं, जो अभी नौजवान लड़के हैं, उनके लिए आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है उनको, अर्थात उनके मन में भविष्य के प्रति अनेक प्रकार की अभिलाषाएं हैं। ठीक है, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अतीत उनको सुखद लगता है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति पूरे जिंदगी का अनुभव ले चुके हैं, तो उनको पता चलता है कि यार वास्तविक सुख तो पुराने ही समय में है, भविष्य में कुछ नहीं है ना। यानी उनका ये अनुभव कहता है। तो यह तुलना किस पर आधारित है दोस्तों, तो ये अभिलाषा और अनुभव पर है, क्योंकि भाई नौजवानों के लिए भविष्य के प्रति अनेक प्रकार की अभिलाषाएं हैं, मन में इच्छाएं हैं, जबकि वृद्धों के लिए क्या है दोस्तों, अनुभव है कि हाँ भाई अतीत ज़्यादा सुखद होता है। ठीक है, तो अभिलाषा और अनुभव सही होगा। चौथा क्वेश्चन है कि भाई निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो ऐसे व्यक्ति थे जो एक साथ कई भावों को व्यक्त कर देते थे, है ना। तो इनका उल्लेख निबंध में किस लिए किया गया है, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भाई निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो निबंध में ये कहा गया है कि भैया मानव जीवन का कोई ऐसा काल नहीं जहां पर सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो, अर्थात मानव जीवन में सुधार हमेशा होते रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सही होगा सुधारों का कोई अंत नहीं है लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं, या सुधार केवल आधुनिक युग की देन है, या सुधार केवल बड़े विचारकों द्वारा ही संभव है, या फिर ये सही होगा कि सुधारकों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो ऑप्शन का हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सुधार की ज़रूरत कभी भी कम नहीं होती है, समय परिवर्तन के अनुसार सुधारों की आवश्यकता होती है। ठीक है,
अब आइए हम लोग मेरी समझ और मेरे विचार के क्वेश्चन आंसर करते हैं। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। बोला गया है कि भाई निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई एजी गार्डिनर जी का मानना है कि निबंध लेखन के लिए विषय नहीं बल्कि लेखक की स्वतंत्र शैली महत्वपूर्ण है। अगर निबंध लिखना है तो विषय जरूरी नहीं है, स्वतंत्र शैली महत्वपूर्ण होती है, ये ज़्यादा मायने रखती है। वे किसी भी साधारण विषय पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत क्या है कि लेखक बख्शी जी यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी क्या कहते हैं, इनका मानना है कि अच्छे निबंध के लिए हमें विषय के अनुकूल गंभीर विचार हमारे अंदर होने चाहिए। किसी भी विषय जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर खूब गंभीर भावनाएं होनी चाहिए, उचित सामग्री हमारे पास होनी चाहिए और हमारे दिमाग में बौद्धिक परिश्रम भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना बौद्धिक परिश्रम के अच्छा निबंध नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई लेखक के अनुसार वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति और नौजवान व्यक्ति दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट हैं। यानी वर्तमान समय में क्या चल रहा है, दोनों को ही इससे दिक्कत है, दोनों इससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई वृद्धों की असंतुष्टि का मुख्य कारण ये है कि उनका अतीत मोह, यानी वो बीते हुए समय के प्रति अत्यधिक मोह कर रहे हैं। वे अपने बीते समय को सबसे अच्छा मानते हैं और वर्तमान के नए बदलावों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर जो तरुण यानी नौजवान व्यक्ति हैं दोस्तों, वो भविष्य के सुनहरे सपने देखते हैं। ठीक है, वे वर्तमान की धीमी गति और बंधनों से असंतुष्ट होकर इसमें तेजी से बदलाव लाना चाहते हैं और भविष्य को वर्तमान में देखना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं और उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयां आई। तो हम लोग लिखेंगे कि नमिता जो है दोस्तों वो समाज सुधार पर और अमिता जो है वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर निबंध लिखवाना चाहती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कठिनाई आई, तो हम लिखेंगे कि भाई लेखक को इन विषयों पर लिखने में यह कठिनाइयाँ आई कि दोनों निबंधों के लिए स्कूल की तरफ से शब्द और पृष्ठों की सीमा तय थी कि हाँ भाई इतने पेज में या इतने शब्दों में ही लिखना है, ना तो ज़्यादा लिखना है ना ही कम लिखना है। तो भाई शब्द और पेजों की सीमा तय की गई थी। साथ ही समाज सुधार जैसे गंभीर विषय और दूर के ढोल सुहाने होते हैं ऐसे दार्शनिक विषय जो है, इसके लिए कम समय में सटीक सामग्री जुटाना लेखक के लिए मुश्किल हो रहा था। अगर दोस्तों इस टॉपिक पर आपको ही निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप कितना लिख सकते हैं, बहुत करेंगे 2 लाइन 3 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा आपको सोचने में टाइम लगेगा, है ना। तो कम समय में ज़्यादा सामग्री इकट्ठा करना लेखक के लिए मुश्किल हो रहा था। बस ये आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कि भाई निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श यानी एक उत्कृष्ट निबंध लिखने की कौन कौन सी युक्तियां सुझाई हैं, यानी एक अच्छा निबंध लिखने के कौन कौन से तरीके हैं और आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई निबंध शास्त्र के आचार्यों के अनुसार आदर्श निबंध के लिए विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता यानी तालमेल होना चाहिए, सरल और प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए और एक सटीक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होना चाहिए कि भाई निबंध पढ़ने वाले को कुछ निष्कर्ष निकले उसको, है ना। ये नहीं कि वो पूरा निबंध पढ़ डाले और उसको हवा ही ना लगे, इतना हम लोग लिखेंगे। अब हमसे पूछा गया है कि भाई कोई भी निबंध लिखने से पहले आप क्या तैयारी करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी भी विषय पर लिखने से पहले मैं उसकी एक रूपरेखा तैयार करता हूं, है ना, एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, जरूरी जानकारी व आंकड़े इकट्ठा करता हूं और निबंध को आकर्षक बनाने के लिए कुछ अच्छे उद्धरण यानी कोट्स को चुनता हूं, स्लोगन को चुनता हूं जिससे हमारा निबंध अच्छा बने। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि भाई मार्टेन ने जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया अर्थात लिख दिया। तो निबंध लेखन के लिए देखने सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है, यानी अगर हमें निबंध लिखना है तो देखना सुनना और जीवन को फील करना जरूरी है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई निबंध लेखन के लिए देखना सुनना और अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई देखने और सुनने से हमें समाज की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में पता चलता है, घटनाओं और विचारों की जानकारी मिलती है जो निबंध के लिए एक ठोस सामग्री बनती है। जब हम केवल रटा रटाया निबंध लिखते हैं दोस्तों तो वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है, उत्कृष्ट नहीं बन पाता है। जब हम वास्तविक चीज़ को फील करके निबंध लिखते हैं तो वो एक ठोस सामग्री बनती है। ठीक है, अब भाव विस्तार में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का अपने शब्दों में आपको भाव विस्तार करना है। भाव विस्तार करने का क्या मतलब है कि इसका जो अर्थ है उसको खूब खोल खोल करके आपको समझाना है।
तो बोला गया है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, अर्थात जो नवयुवक व्यक्ति संसार की कठिनाइयों से दूर हैं, अर्थात जिन्होंने संसार की कठिनाइयों के बारे में कभी देखा ही नहीं, उन्हें ये संसार बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। अर्थात जिसके जीवन में कभी कष्ट ही नहीं मिला दोस्तों, तो उसको ये संसार तो अच्छा लगेगा ही। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इस वाक्य का भाव यह है कि जो युवा अभी व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों, जिम्मेदारियों और संघर्षों से दूर है, उन्हें यह दुनिया बहुत सुंदर, आसान और सपनों जैसी लगती है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे समय बदलेगा उसको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। अगला है कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। तो लिखेंगे कि भाई इस वाक्य का भाव यह है कि समय बदलने के साथ साथ समाज में पुरानी परंपराएं रूढ़ियां बन जाती हैं, अर्थात रीति रिवाज बन जाती हैं। पुरानी परंपराएं जो है उनको रीति रिवाज बना दिया जाता है और नई समस्याएं जन्म लेती हैं। इसलिए इतिहास के हर दौर में समाज को बेहतर, प्रगतिशील और न्याय संगत बनाए रखने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, चलो यहाँ पे सी क्वेश्चन है कि आज जो तरुण है वही वृद्ध हो करके अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। यानी लेखक कहते हैं कि आज जो नौजवान व्यक्ति हैं वही आने वाले समय में वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और फिर उनको ये भविष्य अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अतीत यानी भूतकाल अच्छा लगने लगेगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि इस वाक्य का भाव यह है कि समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। आज जो युवा वर्तमान से असंतुष्ट होकर भविष्य के सपने देख रहे हैं, उम्र के बढ़ने पर वे भी बूढ़े हो जाएंगे, तब वे अपने आज के समय को याद करके उसके गौरव के स्वप्न को देखेंगे, क्योंकि इंसानी स्वभाव हमेशा अपने बीते समय को सबसे अच्छा मानता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, यानी बीती बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगला है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं भी इससे सहमत हूँ, क्योंकि बड़ा निबंध मज़ा नहीं देता है। छोटा निबंध पढ़ें और अच्छा निष्कर्ष निकले तो बहुत आनंद आता है। लिखेंगे कि भाई इस वाक्य का भाव यह है कि निबंध में विस्तार से ज़्यादा उसकी सार्थकता और संक्षिप्तता महत्वपूर्ण होती है। एक छोटे निबंध में लेखक फालतू की बातें छोड़कर केवल मुख्य और ठोस विचारों को ही लिखता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि पढ़ने वाला जो होता है वो कम समय में पूरी बात आसानी से समझ जाते हैं और निबंध ज़्यादा प्रभावशाली तथा दिलचस्प बना रहता है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।